गुड आफ्टरनून एवरीवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थर्ड एंड फाइनल लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड वील फिनिश इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टुडे। सो लेट्स जस्ट रिवाइज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट इज चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी थी, क्वांटाइजेशन, conservation. We saw the Coulomb's law. हमने देखा था what is the meaning of electric field. उसके बाद we also saw what is the meaning of potential. कौन से स्केलर क्वांटिटीज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एंड विच क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ये भी हमने देखा था। स्केलर क्वांटिटीज आपके हो गए पोटेंशियल V, whereas vector quantities are electric field and force. ये हैं आपके वेक्टर क्वांटिटीज। देन हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट इज फॉलोड बाय F, E एंड V। इसके अलावा हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ electric field lines, what are the properties of conductors when we talk of electrostatics. So एक कंडक्टर का सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? एनी all electrical insulators are termed as dielectrics, right? तो इसी लेक्चर को अब हम आगे बढ़ाते हुए कैपेसिटर्स की तरफ चलते हैं। लेट अस लुक एट कैपेसिटर्स में आने से पहले लेट अस लुक एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? देखिए, कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कंजर्वेटिव फील्ड का क्या मतलब है। व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस? कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज अंडर whose influence the work done in a round trip, यानी जहां से चले वहीं वापस आए। एग्जाम्पल, दिस इज अ राउंड ट्रिप, यहां से चले इस पॉइंट ए से, घूम फिर के फिर से पॉइंट ए पे आ गए। तो वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज का क्या मतलब है? अगर हमारा रास्ता ऐसा भी है, ए से गए और फिर इस रास्ते से आए, तो भी वर्क डन हमेशा क्या होगा? जीरो। यानी किसी भी रास्ते से जाएं, अगर घूम फिर के ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं और वर्क डन जीरो है, तो वी विल से कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क डन किया? जीरो। ओके, सो ऑब्वियसली व्हाट विल बी द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिसमें work done in a round trip, it may be zero, it may not be zero. ठीक है? Okay. Those are non-conservative forces. So, जो fields conservative force लगाते हैं, उन fields को हम क्या कहते हैं? Conservative fields. So, potential is only defined for conservative fields. ये बात आपको पता होनी चाहिए। पोटेंशियल इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव
फील्ड, इसीलिए हम एक पोटेंशियल एनर्जी जो कि सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए डिफाइन होती है, इसको डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, इसका फॉर्मूला क्या है? U, जनरली वी रिप्रेजेंटेड विद बाय U, K Q1 Q2 बाय R। अगर एक चार्ज है Q1, इसकी दूरी है Q2, Q2 की दूरी है R, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय R। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वी कैन सी U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इफ Q1 Q2 are of same nature या same sign, that is positive positive or negative negative, then what will happen? Potential energy will be positive and system will not be बाउंड। बाउंड का क्या मतलब है? एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें नहीं है। किस टाइप की फोर्सेस हैं? यानी कि फोर्सेस आर रिपल्सिव। इफ Q1 Q2 आर Q1 Q2 आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देन U इज नेगेटिव, यानी कि दिस सिस्टम इज बाउंड। और बाउंड है तो किस फोर्स से? बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, ये तो मतलब है U पॉजिटिव होने का और U नेगेटिव होने का। तो अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन मान लीजिए आगे आपके एनडीए में कि देयर इज 2 चार्जेस प्लस 2 कूलम्स एंड लेट्स से अनदर चार्ज प्लस 3 कूलम्स या माइनस 3 कूलम्स। इन्होंने पूछा इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड, इफ R इज इंक्रीज्ड, potential energy will A be constant, B increase, C decrease, D can't be determined, या फिर none of these। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? अभी अभी हमको पता, हमने देखा U is K Q1 Q2 by R, यानी इस केस में it will be minus 9 into 10 to the power 9, Q1 is 2, Q2 is 3, माइनस साइन पहले ले लिया, and this is R। तो इसका मतलब on increasing R ये इसका न्यूमरेटर छोटा होता जाएगा। तो अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होता तो हम बोलते एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। R को जैसे जैसे बढ़ाएंगे दिस होल फ्रैक्शन इट विल डिक्रीज, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो होल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन है। तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए पहले अगर पोटेंशियल एनर्जी थी -3, तो R बढ़ाने के बाद अगर ये -2 हुआ है, तो अगर कोई क्वांटिटी -3 जूल्स, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी, ऐसा यूनिट विल बी जूल्स, -3 जूल्स से -2 जूल्स की तरफ जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? वी विल से पोटेंशियल एनर्जी हैज़ इंक्रीज्ड। अगर R को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अगले टॉपिक पे चलते हैं, विच इज कैपेसिटेंस। सबसे पहले समझते हैं कैपेसिटर का क्या मतलब है। Any two conductors of any shape or size, if they are separated apart by some distance, important बात क्या है? These are conductors, conductor 1, conductor 2। इनको अगर हम किसी डिस्टेंस d से सेपरेट करें और एक पे प्लस q दे दें, दूसरे पे चार्ज माइनस q दें, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज अ कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको एक जनरल टर्म दे देते हैं पॉजिटिव प्लेट। आपको देख के दिख रहा है ये प्लेट नहीं है, बट दैट इज अ नॉमेनक्लेचर। सो दिस विल बी कॉल्ड पॉजिटिव प्लेट, दिस विल बी कॉल्ड नेगेटिव प्लेट।
सो कभी भी ऐसा एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, वन हैविंग प्लस क्यू एंड अनदर हैविंग आइडेंटिकल चार्ज बट ऑफ अनदर साइन, इस पूरे सेटअप को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। और इसकी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। अब अगर आपको पता है एक साइड प्लस क्यू है, दूसरी साइड माइनस क्यू है, तो इसका मतलब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। और कंजर्वेटिव फील्ड क्या कहता है, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने तक किसी भी रास्ते से जाएं, पोटेंशियल शैल रिमेन कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस शैल रिमेन कांस्टेंट। तो Q चार्ज ऑन दीज कंडक्टर्स इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, और प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है दैट इज कैपेसिटेंस। सो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Q इज इक्वल टू CV। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैपेसिटेंस only depends on A, the size / shape of the conductors, कैसे आपने कंडक्टर्स लिए हैं, किस साइज शेप के। दूसरा, ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं एक दूसरे के साथ। तीसरा, मटीरियल या मीडियम बिटवीन द कंडक्टर्स। इन 3 चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, C डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन दी कैपेसिटर्स और दी वोल्टेज ऑन दी कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR। तो इस केस में क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल पे डिपेंड करता है या करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर? डज इट डिपेंड? नो। सो रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। इसी तरीके से कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ठीक है, ओके। सबसे कॉमन कैपेसिटर जो आपके पास होता है दैट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं और एक पे लेट से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है प्लस का, एक पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज नेगेटिव का, प्लस Q माइनस Q। इसका कैपेसिटेंस कितना होता है? इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये कब? when the medium between them is air। अगर if we change the medium, suppose हम इसके बीच में पूरा end to end इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है। if I put a dielectric slab between the capacitors, मान लीजिए कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस D था और मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K। व्हाट विल हैपन? कैपेसिटेंस विल बिकम नाउ एप्सिलॉन नॉट K, जो कि मीडियम का परमिटिविटी है, एंड इट विल बी एप्सिलॉन नॉट K A बाय D। व्हाट इज A? A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था, लेट से वी राइट इट एज C नॉट, तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C नॉट इंटू K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटेंस। ओके, इसमें एक और बात, अगर ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो वोल्टेज Q इज इक्वल टू CV, Q उतना ही है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इट विल बी V नॉट बाय K। पोटेंशियल ड्रॉप इनके अक्रॉस कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो ओरिजिनल था वो कितना हो जाएगा? कम। ओके, इसी चैप्टर में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई भी एक प्लेट है, चार्ज प्लेट, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट इज कांस्टेंट। इट इज चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज
चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, अगर इफ देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, तो इससे आप कितनी भी दूरी पे जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम मिलेगा। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस अरेंजमेंट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग मेजर्ड। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पोटेंशियल एट सम पॉइंट E डॉट डी विल बिकम रो डी बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी जितना जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल उसी हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता जाएगा, इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी in an electric field of value let's say E is the energy per unit volume and इसका मैग्नीट्यूड आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E square. This is the value of energy density. What is the energy stored in a capacitor? अगर एक कैपेसिटर है, दिस इज द सिंबल फॉर कैपेसिटर, इस पे चार्ज Q है। देखिए टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर तो जीरो होगा, लेकिन हम जब भी हम कहते हैं देयर इज अ टर्म नोन एज चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, तो इसका मतलब जीरो चार्ज नहीं, इन दोनों का सम नहीं लेंगे, सिर्फ एक जो चार्ज है प्लस Q, दैट इज नोन एज चार्ज ऑन कैपेसिटर। सो और इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप है V, देन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज हाफ Q इंटू V। इसी में अगर हम फॉर्मूला लगाएं Q इज इक्वल टू सी वी, तो हमको दो और फॉर्मूले मिलते हैं, दैट इज हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाय 2C। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो देख के ही पता लग रहा है, अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ाएंगे कीपिंग द कैपेसिटेंस कांस्टेंट तब भी एनर्जी बढ़ेगी। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो कैपेसिटर्स can be connected in series or parallel. सीरीज का कनेक्शन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, एंड पैरेलल कनेक्शन मीन्स इट कैन बी मोर देन वन ऑल्सो। लेट्स से यहाँ पर ये है C1, C2, C3 एंड सो ऑन, यहाँ पर C1, C2, C3 एंड सो ऑन। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। रेजिस्टर से थोड़ा उल्टा है, रेजिस्टर्स अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो क्या होता है, सारे ऐड हो जाते हैं, इस केस में उसके रेसिप्रोकल ऐड होते हैं, राइट। अगर इफ ओनली there are two capacitors, then C equivalent is C1 C2 by C1 plus C2। Similarly यहाँ पर equivalent capacitance क्या हो जाएगा, C1 plus C2 plus C3 so on, that is summation Ci, that is the equivalent capacitance। okay, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सपोज 2 या फिर 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड, ये फेराड क्या होता है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज नोन एज फेराड, FARAD, आर कनेक्टेड A पार्ट इन सीरीज, B पार्ट इन पैरेलल, किससे, टू अ
लेट्स से 18 वोल्ट बैटरी। तो क्या क्या फाइंड करना है आपको? लेट्स से फर्स्ट पार्ट इज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, बी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तीसरा चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। तो इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सीरीज में क्या होगा? 3 and 6। सो फर्स्ट स्टेप, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3 into 6 by 3 plus 6 दैट इज by 9, 2 माइक्रो फैराड। अब ये किस बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है? दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 18 वोल्ट्स। तो Q is equal to CV. It implies charge supplied by the battery will be capacitance 2 into voltage is 18, यानी कि 36 माइक्रो कूलम्स। ओके, सीरीज में आपको याद रखना है जो भी बैटरी चार्ज सप्लाई करती है, सेम चार्ज अपीयर्स ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ से तो 36 माइक्रो कूलम्स गया था और यहाँ पर भी 36 माइक्रो कूलम है, यहाँ पर भी 36 माइक्रो कूलम है। तो बेसिकली ये चार्जिंग किसके थ्रू होती है? इंडक्शन के थ्रू। यहाँ पर कंडक्ट होके ये चार्ज यहाँ मिलता है और आगे की प्लेट्स में थ्रू इंडक्शन दी चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सेकेंड इज, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना हो जाएगा? 36 माइक्रो कूलम है, 36 माइक्रो कूलम। चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी कितना हो जाएगा? अगेन 36 माइक्रो कूलम। इसके अक्रॉस वोल्टेज, सो V3 कितना हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस 3 माइक्रो कूलम इज Q बाय C, यानी चार्ज कितना है? 36। कैपेसिटेंस कितनी है? 3, यानी कि 12 वोल्ट तो इसके अक्रॉस हो जाएगा। एंड V4 कितना हो जाएगा? 36 बाय 6 दैट इज 3 वोल्ट। तो आपको दिख रहा है, सॉरी 6 वोल्ट, दैट इज 18 वोल्ट में से 12 वोल्ट तो यहाँ यूज हो गया एंड 6 वोल्ट यहाँ पर यूज हो गया। नाउ लेट अस कम टू दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में ये लगेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, 3, 6 एंड दिस इज 18 वोल्ट। लेट्स अगेन फाइंड C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 plus 6 दैट इज 9 माइक्रो फैराड। सो what will be the charge supplied? Q will be CV, that is 9 into 18। ये कितना हो जाएगा? 18 9 72 7 162 माइक्रो कूलम। What will be the charge appearing across 3 microfarad? It will be C, capacitance 3 into 18 that is 54 micro coulomb. What will be the charge across the 6 micro coulomb? It will be 6 into 18 that is 108 माइक्रो कूलम्स। तो ये चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। What will be the potential across 3 माइक्रो कूलम? It will be same as 18 वोल्ट। V across 6 will be equal to 18 वोल्ट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ये कैपेसिटर्स इसके पैरेलल में लगे हुए हैं। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल कि किस तरीके हमको कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। ओके, गोइंग फर्दर, let us also discuss a case known as dipole. So dipole का क्या मतलब है? It's a scientific term meaning two poles. Electric dipoles भी होते हैं, magnetic dipoles भी होते हैं. When we come to the chapter of magnetism, we will understand what are magnetic dipoles. Electric dipole में एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, इससे थोड़ी दूर पे एक चार्ज है नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव को हम कहते हैं डाइपोल। द लाइन विच जॉइन दीज टू चार्जेस, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। एंड जो लाइन जॉइन करती है परपेंडिकुलर इसको क्या कहते हैं?
this is the equatorial line. So कुछ फॉर्मुलेज हम रिमेंबर करेंगे. इट कैन बी डेराइव्ड ऑल्सो, लेकिन डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. लेट्स जस्ट डिराइव. इस लाइन पे पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो. इस लाइन पे पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल. ये सारे रिजल्ट्स किसके लिए? फॉर आर मच मच ग्रेटर देन ए. यानी कि डाइपोल से बहुत दूरी पे रखा हुआ है कोई चार्ज पार्टिकल, इतना दूरी पे कि डाइपोल का सेपरेशन इज नेग्लिजिबल टू दी कंपेयर टू दी डिस्टेंस. तो उस पॉइंट पी पे हमने देखा, अगर वो पॉइंट पी एक्सिस ऑफ डाइपोल पे लाई करता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी k, दैट इज 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब, sorry, by r square. What is p? P is known as electric dipole moment, and this is equal to charge into separation between the charges of a dipole. यानी कि अगर यहाँ हम वैल्यूज देखें तो चार्ज, एक चार्ज कितना है, लेट्स से स्मॉल q, और दूसरा चार्ज कितना है, माइनस q. This is plus, so q into 2a, that is 2aq. And what is the direction? Pointing from negative to positive. नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर डायरेक्शन लेंगे तो दिस इज p वेक्टर. हमेशा ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है डाइपोल्स में. नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ विल बी डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट. ओके, सो पोटेंशियल हमने देखा एक्सिस पे कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर स्क्वायर. और इस लाइन पे पोटेंशियल जीरो है. इसी लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इट विल बी k, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब. और इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और ये माइनस में होता है. इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डाइपोल मोमेंट. यानी कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में. देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब. राइट. तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको बताना चाहिए. लेट अस अगेन समराइज. तो ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज kp बाय 2kp बाय आर क्यूब. पोटेंशियल इज kp बाय आर स्क्वायर. एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, जो कि हमने देखा यहाँ पर येलो वाली लाइन जो है वो इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, यानी जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है इस डाइपोल को, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज kp बाय आर क्यूब एंड पोटेंशियल इज जीरो. ओके, सो डाइपोल से रिलेटेड कुछ फाइनल पॉइंट्स देख लेते हैं. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल kept in an external electric field? तो इसकी पोटेंशियल हो जाती है माइनस p डॉट ई. यानी कि लेट से एक डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पर, माइनस ऐसा, लेट से एक डाइपोल रखा हुआ है पॉजिटिव, एंड देयर इज अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. तो आप देख रहे हैं डाइपोल मोमेंट का क्या डायरेक्शन होगा? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? थीटा. तो कभी भी ये आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल विल बी माइनस पी डॉट ई. इसका मतलब ये मैक्सिमम कब होगी? दिस पोटेंशियल एनर्जी will be maximum when cos theta pe cos theta minus is -1, that is theta is 180 डिग्री. एंड यही मिनिमम कब होगी पोटेंशियल एनर्जी? दिस विल बी मिनिमम व्हेन cos theta is equal to +1, that is u is equal to minus pe. U will be equal to plus PE.
सो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस पोजीशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। इस केस में फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, देयरफॉर दिस विल बी टर्म्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी, कब, व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल बिटवीन दी डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम देखें तो वी हैव कवर्ड ऑल दी पॉइंट्स एंड एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से यू मस्ट रिमेंबर ऑल दी समरी पॉइंट्स ऑफ दी चैप्टर्स। बहुत डीप में क्वेश्चंस नहीं आते, बट ऑल दी बेसिक्स यू शुड नो। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।